डायबिटीज़ जो है कोई डेथ वारंट थोड़ी ना है। अच्छा सर, डायबिटीज़ जो है जेनेटिक डिजीज़ बोलेंगे उसको या लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलेंगे उसको? उसको ऑटोइम्यून डायबिटीज़ बोलते हैं। इज ए डिजीज ऑफ डिसिप्लिन। आई एम लिविंग विद डायबिटीज़। तो क्या डायबिटीज़ में सबका अपना नॉर्मल होता है? आप ओबेसिटी से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन तो हो गई। जिस दिन से जो है ओबेसिटी चालू होती है उसी से डायबिटीज़ की घड़ी भी चालू हो जाती है। सर, विटामिन डी भी क्या रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में? कई लोगों को जैसे बच्चे नहीं हो रहे उसमें भी काम करता है, ओके। पीसीओडी में भी काम करता है। बहुत ये तो मतलब मिराकल है। दूसरा रिवर्सल भी हो रहा है डायबिटीज़ का। 2021 में कोरोना हुआ था तो बहुत सारे डायबिटीज़ के नए पेशेंट आ रहे हैं। कोरोना से डायबिटीज हो रही है। पर्सन विद डिजीज लाइफ स्टाइल डिजीज हु नोज मोस्ट लिव्स लॉन्गेस्ट। अच्छा सर, डायबिटीज़ जो है वो भी जेनेटिक डिजीज़ बोलेंगे उसको या लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलेंगे उसको? दोनों चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल तो है ही, क्योंकि जो है 90% जो डायबिटीज़ के जो एडल्ट लोग रहते हैं उसमें ओबेसिटी रहती है। ओबेसिटी से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। जब ओबेसिटी को कंट्रोल किया तो डायबिटीज़ नहीं हुई। पर जेनेटिक में खतरा तो रहता है। अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो खतरा रहता है, पर ओबेसिटी कंट्रोल करके उस खतरे को कम कर सकते हो आप। जैसे आपको 30-40% खतरा है माँ बाप की वजह से, तो आपका वेट ज़्यादा है तो खतरा और 80% हो जाएगा। तो आप जो 40% बचा उसको तो कम कर सकते हो ना, और डायबिटीज़ को रोक सकते हो। दूसरा रिवर्सल भी हो रहा है डायबिटीज़ का। ओबेसिटी एक मतलब वो है, टाइम बम है जो Okay. फूटेगा, मतलब फूट सकता है कभी भी। और घड़ी चलना चालू हो जाती है, मतलब जो है जिस दिन से जो है ओबेसिटी चालू होती है उसी से डायबिटीज़ की घड़ी भी चालू हो जाती है 10 साल पहले। तो सब चीज़ें अगर पता चल जाए कि घड़ी को रोकना कहाँ है, बायोलॉजिकल क्लॉक को रोकना कहाँ है, तो वही तो उस पर जीत होगी। बिल्कुल सर। तो सर, टाइप 1 डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है? टाइप 1 डायबिटीज़ का जो कारण रहता है वो अलग रहता है। शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो पेंक्रियास से बनता है, अग्नाशय से बनता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ पूरे वर्ल्ड में 5% होती है, और उसका कारण होता है पेंक्रियास का डैमेज हो जाना। उसका कारण अलग रहता है। 95% जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं टाइप 2 होती हैं, और उसके पहले प्री डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो जो है लाइफ स्टाइल का ज़्यादा रोल नहीं रहता। माँ बाप को डायबिटीज़ है इसलिए बच्चे को डायबिटीज़ हो ऐसा नहीं होता। उसको उसमें जो कारण रहता है वो होता है कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ। सर, तो टाइप 1 और टाइप 2 हमें कैसे पता चलता है? टाइप 1 टाइप 2 से ऐसा पता चलता है, एक तो एज का रहता है। जनरली यंग एज में जो है 20 साल से नीचे टाइप 1 वाले रहते हैं। दूसरा ये रहता है कि कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं उससे पता चलता है, ओके। मतलब कि ये टाइप 1 है टाइप 2। और टाइप 1 में जो है माँ बाप को डायबिटीज़ होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें मोटापे का भी ज़रूरी नहीं है। वो अलग ही टाइप की डायबिटीज़ है, उसको ऑटोइम्यून डायबिटीज़ बोलते हैं। ओके मतलब सर। शरीर की कोशिकाओं के अंदर ही जो है कोई ऐसा वायरस अटैक किया, जैसे उदाहरण के लिए जैसे आज कोरोना हुआ किसी को। अब जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा तो 10 साल बाद पता चला, अभी जैसे 2021 में कोरोना हुआ था तो बहुत सारे डायबिटीज़ के नए पेशेंट आ रहे हैं। तो स्टडी किए हम लोग, तो देखे इनके माँ बाप को डायबिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये निकला कि कोरोना से डायबिटीज़ हो रही है, मतलब जो है बीटा सेल ख़त्म हो गई। तो वो एक एक्सपीरियंस टाइप का है। ऐसे ही वायरस बहुत सारे रहते हैं इन्वायरमेंट में। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि टाइप 1 डायबिटीज़ को अब ऐसा समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि आकाश से कोई बिजली गिरी, कहाँ गिरेगी पता नहीं। पता नहीं। मतलब किसको हो सकता है ये बोलना मुश्किल है। अच्छा सर, जो ब्लड शुगर होता है और जो यूरिन शुगर होता है वो दोनों अलग चीज़ होती है या एक ही चीज़ होती है? नहीं, देखिए क्या है, डायबिटीज़ का मतलब ही होता है कि ब्लड में शुगर होना। यूरिन शुगर जो डेफिनेशन थी वो अभी है नहीं, पहले प्रचलित थी है। यूरिन में शुगर तब आता है जब ब्लड में ज़्यादा रहता है, वही ब्लड का शुगर स्पिल होकर यूरिन में आ जाता है। तो डायग्नोसिस कभी भी यूरिन शुगर से होती नहीं, ओके। इसलिए यूरिन शुगर का कोई महत्व नहीं है। अब इनका जो मेन कारण रहता है डायबिटीज़ होने का, ऐसा रहता है कि इंसुलिन का काम है कोशिकाओं के अंदर जो है शक्कर को ले जाना। अब इंसुलिन अगर किसी वजह से कम काम कर रही है तो शक्कर जो है कोशिकाओं के अंदर न जाके ब्लड में इकट्ठा हो जाती है, वही डायबिटीज़ है। तो यूरिन शुगर का कोई रोल डायग्नोसिस में नहीं है, नहीं ब्लड है। शुगर से ही डायग्नोसिस डायबिटीज़ की बनती है। ओके। और सर, स्ट्रेस का डायबिटीज़ में क्या रोल है सर? स्ट्रेस का यही है, जो हार्मोन्स रहते हैं, कैटेकोलामिन है, कार्टिसोल है, ये सब ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो वो इंसुलिन के खिलाफ काम करने लगते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है और उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। लेकिन जब ये ज़्यादा बलवती हो जाते हैं हार्मोन, ये काउंटर वाले हार्मोन संख्या में ज़्यादा होते हैं, और जब भी एडवर्स सिचुएशन आती है, इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेस होता है, कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, तो सीधे जो है इंसुलिन पर अटैक करते हैं लोग। अब बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, इंसुलिन उसको कितना विरोध कर पाता है। अगर कोई पहले से कंप्रोमाइज़ है, उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, एक्सरसाइज कम करता है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को फिर बीटा सेल डैमेज हो जाती है और उनको डायबिटीज़ का रूप देती है। अल्कोहल ले रहा है पहले से, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो मतलब डायबिटीज़ बढ़ाने वाले हार्मोन ज़्यादा हैं
कंट्रोल करने वाला सिर्फ अकेला वो है। ओके। तो इसलिए जो है वो लड़ाई जो है एक और सबकी है। मतलब जो है, और वो सिचुएशन लाइफ में ज़्यादातर आती ही कि स्ट्रेस बढ़ गया, ये हो गया। तो इसलिए अगर अपन स्ट्रेस को कम कर रहे हैं तो वो इंसुलिन के लिए फेवर कर रहा है और उसकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, वो अच्छा काम करेगा। लेकिन सिचुएशन मान लीजिए बार बार हो रही है ऐसी किसी वजह से जो है, तो वो उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, तो वो काउंटर नहीं कर पाएगा वो हार्मोन को। ओके। अच्छा सर, जो इंसुलिन का इंजेक्शंस लेते हैं वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ये रियलिटी है या ये एक मिथ है? देखिए, इसमें भी ना बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। इसमें सच्चाई से आपको अवगत कराता हूँ। इंसुलिन एक हार्मोन है जी। जो कि बीटा सेल से निकलता है, और इंसुलिन की डिफिशियंसी और रेजिस्टेंस दोनों से डायबिटीज़ होती है। तो पहले क्या होता है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि पैंक्रियाज की तुलना है ना एक घोड़े से की गई है। जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसका 50% जो है बीटा सेल ख़त्म हो जाता है, तभी डायबिटीज़ होती है। सब किसी को डायबिटीज़ नहीं होती। अब क्या होता है कि जो है इंसुलिन के बारे में जो 4-5 आपने सुना होगा धारणाएं। एक तो जो है इंसुलिन तब दिया जाता है जब अंतिम समय आ जाए, जो पेशेंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक जो है इंसुलिन अगर चलेगी दवाई काम नहीं करेगी। तीसरा लोग बोलते हैं इंसुलिन एक एडिक्शन है ना। दूसरा जो है इंसुलिन के लिए बहुत निर्भरता रहेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है गलत है, मतलब पेशेंट की जो मन में जो शंकाएँ रहती हैं। क्योंकि इंसुलिन तो एक जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट का एक जरिया है, और गोलियां जो रहती हैं वो सिंथेटिक कंपाउंड है। गोली आहार नली से जाती है, इंसुलिन सीधे ब्लड में जाता है। तो नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, जो चीज़ का हम अपन दे रहे हैं, जैसे विटामिन डी किसी को कम हो तो विटामिन डी देते हैं। तो जब अपन डायबिटीज़ में इंसुलिन दे रहे हैं तो उसको लोग हैविली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन के फॉर्म में है, और तो वो नेचुरल चीज़ है। अच्छा सर, अगर जैसे मान लो टेराजेप्टाइड इंजेक्शंस वो भी लेते हैं जो इंसुलिन अभी डिपेंडेंट है, तो क्या उनमें भी वर्क करेगा वो या नहीं देखिए, करेगा? टिरिजेपेटाइड जो इंजेक्शन है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए नहीं है। ओके। ये मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। ओके। ये बेसिकली जो टिरिजेपेटाइड बना है ना, ये डायबिटीज़ के लिए भी नहीं बना है, ये बना ओके। मोटापे के लिए है। ये ओके। पहला इंजेक्शन वर्ड में बना है जो कि ओबिसिटी के ट्रीटमेंट के लिए है। ओके। और जब ओबिसिटी का ट्रीटमेंट होता है, जैसे मैं बताया, तो डायबिटीज़ अपने आप ठीक होती है। जी। तो मतलब इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, मतलब दो फायदे होते हैं। मतलब इसको जो वाला आदमी आगे डायबिटीज़ का वो रहता है या रिवर्सल हो जाता है उसका, तो हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको इससे कई फायदे होने वाले हैं। अगर आज आपको मान लीजिए ओबिसिटी से प्री डायबिटीज़ होने वाला है तो वही रुक जाएगा, प्री डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ रुक जाएगी, और अगर डायबिटीज़ ऑलरेडी हो गया है तो उसके कॉम्प्लिकेशन रुक जाएंगे हार्ट वाले। तो उसको अपन किस स्टेज में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इंडिकेशन है वो मोटापे के लिए जो आया है इंजेक्शन, जो इसका इन्वेंशन हुआ है, ये डायबिटीज़ के लिए नहीं हुआ है। डायबिटीज़ में अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है और मतलब इसलिए देता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इसको नहीं दिया जाता, मोटे डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर काम करता है। मतलब जो इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहे हैं उनको वो इंसुलिन इंजेक्शंस लेने ही होंगे? हाँ, उसकी डोज वगैरह कम हो जाती है, लेकिन ये है कि ये इंजेक्शन जब से आ गया है तो कई बार बिना इंसुलिन के जो है खाली इसको दे के भी कंट्रोल कर लेते हैं। ओके। हाँ, ये हफ्ते में एक बार लगता है। तो अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। लोग सोचते हैं कि ये इंजेक्शन इंसुलिन है कि नहीं, जो आपने पूछा, ये इंसुलिन नहीं है, ये GLP एनालॉग है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि मतलब उसको लगाने का, हार्मोन, हाँ, ये हार्मोन करता है। कंट्रोल करता है। और इंसुलिन जो है इंसुलिन की डिफिशियंसी को कंट्रोल करता है, और ये किसको करता है, लेप्टिन को कंट्रोल करता है। ये लेप्टिन के लिए ओबिसिटी का ट्रीटमेंट डायबिटीज़ में काम कर रहा है, ओबिसिटी का ट्रीटमेंट हार्ट अटैक में काम कर रहा है, हार्ट फेलियर में काम कर रहा है, किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, आँखों को बचा रहा है, पैरालिसिस को बचा रहा है, सेक्स को बचा रहा है। ये है इसकी ब्यूटी, ये मतलब है। जादू है। हाँ, जादू है। मतलब जो है ये सब बताने के बाद लोग तैयार होते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं मोटा हूँ तो क्या होता है। तो आप देख लो आगे क्या हो सकता है। या कई ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको बोलते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम है मोटापे से, तो उसके लिए भी रामबाण है। मतलब पेशेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से। तो अगर वो मतलब उनको ये बताया जाए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अच्छे दिखने लगोगे, आपका बेली फैट कम हो जाएगा, इससे जो बेनिफिट होगा। कई उस तरह के पेशेंट आते हैं, कई लोगों को जैसे बच्चे नहीं हो रहे उसमें भी काम करता है, ओके। PCOD में भी काम करता है। बहुत तो मतलब मिराकल है। मिराकल। हाँ, मिराकल है। और आगे आने वाले टाइम में ये मतलब जो है एक मतलब क्रांतिकारी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाला है। ओके सर। और पूरा जो है जितना कॉम्प्लिकेशन का सिस्टम है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन कितना ज़्यादा हो रहा है। आप ओबिसिटी से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन तो हो गई, क्योंकि अभी जो मैं $1 बिलियन का बताया उससे GDP इतनी कम हो रही है। तो इसमें जो है पूरी जो है गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। मतलब जो है पूरी जो है ना सरकार जो है पूरे वर्ल्ड में, अगर GDP पे इफेक्ट पड़ रहा है तो इस 2.5 पे तो हमें हो गई। बहुत सीरियसली लेना हाँ, मतलब चाहिए। जो है जो अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, जिसमें पूरे समीकरण बदल रहे हैं, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है,
एक जो है एक इकोनॉमी जो है कोलैप्स करने वाली चीज़ है, और इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है तो मैन पावर कम हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं लोगों की हो रही। तो इसको इस ढंग से अगर देखा जाए तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसको अगर सिर्फ डिजीज़ के रूप में ट्रीट करेंगे तो इसको नहीं समझेंगे लोग। ओके। ओबेसिटी को एक ऐसा समझें कि इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ईच एंड एवरी डिजीज इन द बॉडी, विच इज़ ए मॉडर्नाइजेशन डिजीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ओके। विच इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में तो अपन कंट्रोल नहीं रहता, किसी को वायरस हो गया तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने लाइफ को बदल सकते हैं, अपने हार्मोन को चेंज कर सकते हैं, अपनी स्लीप को बदल सकते हैं। तो ये इसलिए जो है जितना इसको लोग समझेंगे और ज़्यादा इसमें काम करेंगे और अपने को एनालिसिस कर लेंगे कि मैं मोटा हूँ कि नहीं, है ना। जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको वो बहुत सिंपल है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखो, ये करो, बिल्कुल। तो लोग सोचना चालू कर देंगे। तब जब उसको बीमारी मानेंगे तब तो इलाज कराएंगे, बिल्कुल। जब बीमारी अपन मानेंगे नहीं तो जो है इलाज कैसे करेंगे उसको जो है। अच्छा सर, डायबिटीज़ में एक चीज़ ये भी होती है, किसी का 160 रहता है वो बिल्कुल बेफिक्र रहता है, नॉर्मल रहता है, आपको नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए दिखेंगे, लेकिन किसी का 110 भी होता है तो वो काफ़ी बीमार दिखने लगता है। तो क्या डायबिटीज़ में सबका अपना नॉर्मल होता है? ये ऐसा रहता है एक्चुअली ना कि बॉडी का अलग अलग रहता है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की शुगर कितनी थी। जैसे मान लो किसी की शुगर लगातार 250-300 है, तो उसकी शुगर 150 लाओगे तो चक्कर आएगा उसको, क्योंकि बॉडी उसकी उसमें ढल गई है। पर नॉर्मल शुगर जो शरीर के लिए जो है लाभकारी होता है वो तो वही रहता है जो आप बोल रहे हैं कि खाली पेट का शुगर 100-110 होना चाहिए, खाने के बाद 140 होना चाहिए। लेकिन जो है अगर किसी का शुगर लंबे समय तक बढ़ा है तो उसको धीरे धीरे नॉर्मल लाना ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना वैसा सेंस तुरंत नहीं करती। 100 शुगर भी उसको लो लगेगी, उसको चक्कर आने लगेंगे। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि जो है आपकी बॉडी का थ्रेशोल्ड चेंज हो गया है, पर शुगर का लेवल जो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है वो तो वही है जो सबके लिए। आपको लाना उतनी ही जितना चाहिए, 160 पे खुश नहीं रहना है, 160 में कॉम्प्लिकेशन होंगे, चक्कर आया चाहे जो हो। आज तो नहीं आ रहे हाँ, कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आएंगे। जो लेवल शुगर का डिसाइड हुआ वो जटिलताओं के आधार पर हुआ है। जब ये देखा गया कि 140 से शुगर ज़्यादा आने से आँख खराब हो जाती है, तो उसके हिसाब से डिसाइड हुआ है। अच्छा सर, पहले तो कट ऑफ कुछ और था, अभी स्टैंडर्ड कट ऑफ जो हो गया है उसका वो 120 या 100 हो गया है, लेकिन पहले तो शायद 160 को भी नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता था। नहीं, ये जो है ना अलग अलग कंट्री हिसाब से भी रहता है, अलग अलग इसमें जो है, पर थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं उसमें। जब ये देखने लगे लोग कि 140 में कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे उसको और घटा दिए। ओके। मतलब इसमें मतलब जो है कोई कई लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टरों की सांठ गांठ होगी, दवाई ज़्यादा लिखना मिलेगा, ऐसा नहीं। मतलब जैसे किसी को आँख खराब होने लगी 150 पे, देखा गया कि 150 शुगर ठीक नहीं है, उसको कितना शुगर लाया कि उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके। तो इस हिसाब से रीडिंग कम होती गई। फिर इतना एक आइडियल ये है कि इतना रखना है, डायबिटिक हो नॉन डायबिटिक हो जो भी हो, दवाई से ले रहा हो एक्सरसाइज से ले रहा हो। तो जो लेवल शुगर का डिसाइड होता है वो जटिलताओं पे होता है कि इतना लेवल लाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, इतना लाओगे तो आँख नहीं खराब होगी, ऐसा है वो। ओके सर, विटामिन डी भी क्या रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में? डेफिनेटली। विटामिन डी क्या होता है, वो इंसुलिन, जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी से एक तो डायबिटीज भी हो सकती है, लंबे समय तक रहे ट्रीट ना करे। दूसरा ये है कि अगर किसी को विटामिन डी डिफिशियंसी और डायबिटीज़ का पेशेंट है तो विटामिन डी लेने से उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती, दवाइयाँ ज़्यादा काम करने लगती, बूस्ट करता है वो, मतलब सहायक रहता है। विटामिन डी इंसुलिन के रिसेप्टर को खोल देता है, जो ताला चाबी का काम करता है। जैसे इंसुलिन काम कर रहा है उसको मतलब अच्छे से पुश देता है कि और अच्छे से ग्लूकोज को अंदर डाले वो। तो हम लोग विटामिन डी का टेस्ट भी कराते हैं, और विटामिन डी डिफिशियंसी से डायबिटीज़ भी होती है, और हो जाने के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, मतलब फ़ायदेमंद है विटामिन वो। ओके सर। तो सर, इंडियंस में अगर अभी देखा जाए तो ऐसा रिसर्च आया है कि 70 to 80% लोगों को अब विटामिन डी डेफिशिएंसी होने लग गई है। तो ये बेसिक रीज़न जो है इसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, एक तो क्या है, सनलाइट का एक्सपोजर होता नहीं, नेचुरल सोर्स जो होता है सनशाइन विटामिन बोलते हैं उसको। सूर्य की जो किरणें होती हैं जब सूर्योदय होता है उस समय जो है थोड़े कम कपड़े पहन के जो है सन बाथ करना चाहिए। अपनी कंट्री में थोड़ा कल्चर नहीं, ईसाई हैं लोग, जैसे यूरोपियन कंट्री में लोग सन बाथ लेते हैं ना, तो खाने पीने से विटामिन उतना नहीं बनता जितना सनलाइट से बनता है, और वो भी मॉर्निंग का जो रहता है उसमें जो रेज रहती हैं वो विटामिन डी को बनाना चालू कर देती हैं। और इंडियन लोगों की स्किन भी थोड़ी ऐसी होती है कि उसमें विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता, ओके। जैसे जो कलर के हिसाब से, इथनिसिटी के हिसाब से। तो ये जो
अपन लोग होम बाउंड रहते हैं ना, घरों में रहते हैं ज़्यादातर, एसी में रहे, कमरे में रहे, यहाँ से उस कमरे में चले गए, फिर एसी में चले गए, और एक्सरसाइज भी तो करते हैं, तो कैसी करते हैं कि दौड़ के आ गए, जिम में चले गए। तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि बैठ के सन बात ले। तो उसमें रिकमेंडेशन ये है कि 15 से 20 मिनट कुर्सी डाल के छत पे सूर्योदय के समय बैठिए, और सूर्य की किरणें आपके बनेगी तो विटामिन बनना चालू रहेगा। मतलब नेचुरल विटामिन बनना चाहिए, खाने पीने से जो बनता है वो अलग चीज़ है, वो तभी बूस्टअप होगा। और लंबे समय तक ये सब नहीं कर पाने से जो है वो विटामिन डी इतना कम हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं फिर, इसलिए हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए जो है ना, एक जो है मुस्लिम कंट्री में डायबिटीज़ ज़्यादा होने के कारण ये भी है कि वो लोग ओके। बुर्का लगाते हैं। बुर्का लगाते हैं मतलब उनको सनलाइट बिल्कुल नहीं मिलती, पूरा उनका फेस भी कवर रहता है, तो उनमें विटामिन डी डिफिशिएंसी होने के बाद ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ बहुत हो रही है उनको। ओके। मतलब पेंक्रियाज से डायबिटीज़ नहीं हो रही, विटामिन डी से हो रही है। उनका विटामिन डी एकदम कम निकलता है, मतलब उसकी वजह से। तो ये भी कल्चर, रिलीजन, ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये विटामिन डी का रोल काफ़ी ज़्यादा है। 80 to 90% विटामिन डिफिशिएंट इंडियन में है। ओके। टेस्ट कराते नहीं हैं, लेते नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। विटामिन डी है तो लोग सोचते हैं दूध तो पी रहे हैं ना, लेकिन नेचुरल सोर्स नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। अच्छा सर, डायबिटीज़ में सबसे डरावनी चीज़ है गैंग्रीन हो जाना। इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या सिंपल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? देखिए क्या है, डायबिटीज़ के बारे में ये बोला जाता है कि एक डायबिटिक का न्यूरोपैथी होता है, नसों में असर। और पूरे विश्व में पैर काटने के 2/3 जो मामले रहते हैं वो डायबिटिक गैंग्रीन के रहते हैं। और डायबिटीज़ के बारे में ख़ास चीज़ ये है कि पैरों को ऐसा बोला जाता है कि जैसे चेहरे का इंपॉर्टेंस डायबिटीज़ के पेशेंट से ज़्यादा पैरों का है। जैसे अपन चेहरे अपने दर्पण में देखते हैं ना, तो हम लोग डायबिटीज़ को बोलते हैं कि आपका जो पैर है वो आपका चेहरा है। जैसे अपन चेहरे में भले से मुहासे हों, कुछ हों, लेकिन डायबिटीज पेशेंट का पैर एकदम ठीक होना चाहिए। उसको मतलब रोज़ क्लीन करना, उसमें कोई संवेदना कम तो नहीं है, उसमें कोई अल्सर तो नहीं है, ड्राइनेस तो नहीं है। इसलिए जो है ये सब नहीं जानने की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, संवेदना नहीं रहती, फिर वो नंगे पैर चलने का कल्चर बहुत सारा रहता है, तो वो जो एहसास नहीं होता, फिर वो नासूर बन जाता है, फिर गैंग्रीन बन जाती है। तो डायबिटीज़ में हमेशा पैरों की देखभाल करने के लिए बहुत हम लोग निर्देश देते हैं, चेहरे से ज़्यादा। चेहरे के तो ब्यूटी सब देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि मिरर से इसको देखो, तलवे को, पैर को। वो न्यूरोपैथी आगे चल के गैंग्रीन बन जाती है, फिर सड़ जाता है, उसको काटना पड़ता है फिर। सर, आजकल फैटी लिवर बहुत आम हो गया है। इसका डायबिटीज़ से क्या कनेक्शन है और लिवर को हेल्दी कैसे रखा जाए? देखिए जो फैटी लीवर है उसको शुरू में बोलते थे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। मतलब ऐसा माना जाता है कि अल्कोहल से तो लीवर ख़राब होता है, तो बहुत पहले से ही मालूम है, पर जो है और उसमें भी अभी टर्मिनोलॉजी जो है चेंज हो गई है। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिजीज़, MASLD बोलते हैं उसको, NAFLD बोलते थे पहले। और ये जो एक ऐसी होती है, डायबिटीज़ का प्रिकर्सर भी होता है। मतलब जो है ऐसे लोगों में डायबिटीज़, दूसरा डायबिटीज़ वालों में ये जो बीमारी है फैटी लीवर वाली ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है कि डायबिटीज़ जैसे नियंत्रण में नहीं रहती, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से फैट, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन रहता है, तो उसमें फ़ैट इकट्ठा होना चालू हो जाता है। अब वो फैट इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि वो भी जैसे अपन डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकने वाली दवाइयाँ भी आ गई हैं। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि फैटी लीवर रहता है, उसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस के बाद वो फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस के बाद वो सिरोसिस हो जाता है अगर आगे बढ़ता गया तो, और सिरोसिस के बाद वो कैंसर भी हो सकता है। मतलब स्टेजेस होती हैं, इसलिए इसका भी अवेयरनेस उतना ही ज़रूरी है जितना कि मोटापे का। और ये भी एक जो है एक ओबेसिटी का एक एसोसिएशन है, मोटे लोगों में, डायबिटीज़ के लोगों में ये ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग हमेशा लीवर का टेस्ट भी करते हैं, और आजकल स्पेशल टेस्ट आ गए हैं इसके, फाइब्रो स्कैन के द्वारा फैटी लीवर का पता लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड से ऊपर का टेस्ट है। और इसमें भी जो है ये दवाइयाँ बड़ी कारगर रहती हैं। जो टिराज़ापेप्टाइड है ये भी ब्लॉकबस्टर है। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ रही वैसे वैसे इलाज भी आ रहा है, और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले लोग जो है जाते थे तो शुगर टेस्ट करा के आते थे, अब पेशेंट खुद बोलते हैं कि लीवर भी देख लो एक बार। इतना अवेयरनेस हो गई है, डॉक्टर को ही मालूम होना चाहिए कि फैटी लीवर तो नहीं है, अगर डायबिटीज़ का है, मोटापा है, अल्कोहल लेता है, या थायराइड है, ऐसे किसी भी लोगों में हो सकता है फैटी लीवर जो है। और अगर कुछ डायबिटीज़ भी नहीं हो तो मोटापा अपने आप में फैटी लीवर करेगा, फैट इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका क्या एसोसिएशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो स्टेजेस बताई मैंने, इसको अगर ध्यान नहीं दिए कि इसमें कोई फैटी लीवर में कोई तकलीफ ऐसे शारीरिक रूप से नहीं होती, कई बार थोड़ा बहुत गैस वैस बनती है,
तो कई बार अगर अपन नज़रअंदाज कर दिए कि अरे ठीक है वो लाइफ स्टाइल से होगा, लेकिन अगर ये लीवर का एक हिस्सा है बीमारी का, तो इसको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि आगे तो प्रोग्रेस ना हो जाए, कहीं अपन किसी गंभीर बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और इसको पहले से डायग्नोज कर लिए तो नॉर्मल हो जाता है, एकदम नॉर्मल, मतलब फैटी लीवर भी नॉर्मल लीवर हो जाता है। इसलिए जो है ये भी एक चर्चा का विषय है पूरे विश्व में कि फैटी लीवर हो जाए तो उसके लिए क्या बहुत सारी दवाइयाँ आती जा रही हैं, उसके लिए भी जो है मतलब कहीं कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, सब दवाइयों से ठीक हो रहा है। और ये सब भी हार्मोन का ही है अल्टीमेटली, जो इसमें भी हार्मोन है, उसमें दूसरे हार्मोन, उसमें लीवर के हार्मोन, अलग हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल। तो सब चीज़ें जो ध्यान में रख के अगर संपूर्णता से देखा जाए तो पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों से बताया जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर बीमारी प्रोग्रेस हो जाए तो ट्रीटमेंट कठिन भी होता है और महंगा भी होता है। ओके सर, जैसे ही डायबिटीज़ का लोगों के घर में पता चलता है और उस व्यक्ति को पता चलता है, इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है वो व्यक्ति। क्या डायबिटीज़ के साथ में मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है? निश्चित तौर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि डायबिटीज़ हो गया। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि डायबिटीज़ को तो बीमारी मानो ही मत। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे, क्यों नहीं माने? तो उसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ये मेटाबॉलिज्म का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है ना, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल की गलती हो गई, थोड़ा जीन्स का इफेक्ट है, थोड़ा सा आपका आपने शरीर के बारे में ध्यान नहीं दिया, तो लोग बोलते हैं कि बीमारी नहीं है तो फिर इलाज कैसे करते हो। तो ये समझने की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का शुगर, जैसे हम चाहते हैं कि इसका खाली पेट का शुगर 80 से 100 रहे या खाने के बाद 140 रहे उदाहरण के लिए, अगर आज किसी को डायबिटीज़ पता चल गई तो अपन जीवन शैली के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसको नॉर्मल रखते हैं तो उसके शरीर में भी वही परिवर्तन होंगे जो बिना मधुमेह के रोगी के हैं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि डायबिटीज़ को बीमारी मत बोलो, ये बोलो कि मेरे को एक नया जीवन साथी मिल गया है। ये मैं पेशेंट को ऐसा काउंसलिंग करता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि हर किसी की ऐसी होती है, जब अपन जीवन साथी को मानेंगे। और कई बार ऐसा देखा है मैंने कि जो मधुमेह के रोगी बिना मधुमेह के रोगी से आगे निकल जाते हैं लाइफ में, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते क्योंकि डिसिप्लिन हो जाते हैं। आज अगर किसी को बीमारी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते कई लोग हाँ, कि मेरा तो लेजी सब रहते नॉर्मल है, हैं। हाँ मैं एक्सरसाइज क्यों करूँ। अगर किसी को आज निकल गया, थोड़ी शुगर निकल गई है और उसको ये बता दिया जाए कि इसको ठीक रखना है तो 80 साल तक कुछ नहीं हुआ जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सिर्फ जो है एक माइंड का गेम है। माइंड का गेम इसलिए कि अगर इस माइंड गेम में आप जीत गए, आपको समझ गए कि अरे ये तो कुछ बीमारी नहीं है, इसको तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नहीं हो तो करना चालू कर दूँगा, तो ये एक पॉजिटिविटी हो गई। इसका रिवर्स, जैसे सोसाइटी में कई बार लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे नेगेटिव चीज़ें बताने वाले, अरे किडनी ख़राब हो जाती, क्योंकि आपका ध्यान पहले नेगेटिव में जाता है कि किडनी कब ख़राब होती है, जब किसी का शुगर लगातार 25 साल बढ़ा रहा है। आपको आज पता चला 40 साल की उम्र में आप शुगर कंट्रोल रखो, 80 साल तक कुछ नहीं होगा, फिर तो आप नॉन डायबिटिक जैसे ही हो गए। तो ये एक डिप्रेशन आने का कारण यही रहता है कि कई बार पीयर ग्रुप रहता है, सोशल प्रेशर रहता है, कई बार अपन मीडिया में पढ़ते रहते हैं और निगेटिव न्यूज़ को कैप्चर कर लेते हैं अपन कि किडनी ख़राब हुई। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि वो न्यूज़ बताओ, वो बताओ पेशेंट को कि जो है, जिससे हाँ मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन हो कि ये आदमी डायबिटीज़ का था, अभी भी 80 साल में स्विमिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और 70 साल वाला जो उसका दोस्त था जिसको कोई बीमारी नहीं थी वो ऊपर जा चुका है। दिस इज जी, द मतलब फॉर ये न्यूज़ फॉरवर्ड ये होनी करो ना। हाँ, चाहिए। डायबिटीज़ वाले कितने घूम रहे हैं, कोई डायबिटीज़ जो है कोई डेथ वारंट थोड़ी ना है, जैसा मीडिया में बताते हैं लोग कि ऐसा करोगे। लोग क्या कि जो है ना, अगर किसी चीज़ को आप ऐसा बताएंगे, उसका नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो वो एक उसके मन में एक भ्रांति भी पैदा होगी और एक डर पैदा हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का डरावना एस्पेक्ट बताने के बजाय शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, अवेयरनेस से जो है पेशेंट की वैसी लाइफ बढ़ जाती है। तभी हम लोग बोलते हैं पर्सन विद डायबिटीज़ हु नोज मोस्ट लिव्स लॉन्गेस्ट, है ना। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस आ गई अवेयरनेस, हाँ, है। उसको पता चल गया, उसको डर नहीं है। उसके आदमी को, दूसरा जो उसका फ्रेंड था उसको डायबिटीज़ नहीं थी, वो भले से कैसा भी था, उसको मान लो 10 साल बाद डायबिटीज़ हुई, लेकिन ये इतना एक्सरसाइज करने लगा, इसका कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल है, इसका किडनी नॉर्मल है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन क्यों होंगे। दूसरा आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं थी वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा और उतना एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास मोटिवेशन नहीं है। तो समटाइम्स द पीपल बिकम मोर डिसिप्लिन बाई गेटिंग डायबिटीज़। और डायबिटीज़ तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, इज ए डिजीज़ ऑफ डिसिप्लिन, इज नॉट डिजीज़ ऑफ खाली ये एंडोक्राइन डिजीज़ है। तो हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, फिर दवाइयाँ लो। तो जो है इतनी कठिन बीमारी है नहीं जितना इसको बनाया गया है।
और वो भी वही चीज़ है कि जो है ये सब होता है तो घर वाले भी कई बार इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि अब तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम ऐसा नहीं करते थे इसलिए ऐसा हुआ है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी को घर में होता है शुगर तो उसको जो है मोटिवेट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए एक्सरसाइज में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो तब अच्छा रहता है। तभी वो उसका सही जीवन साथी है। और बिल्कुल। उसको उसने अगर जिस दिन मान लिया कि डायबिटीज़ को साथ में रहूँगा, तो मैं बोलता हूँ कि मैं पेशेंट को क्या बोलता हूँ कि तुम ये मत बोलो कि मेरे को डायबिटीज़ की बीमारी है, बोला करो आई एम लिविंग विद डायबिटीज़। ओके। दैट इज़ माई वर्ड्स। उससे पेशेंट को लिविंग विद डायबिटीज़, जैसे आप बोलते हो आई एम लिविंग विद माई वाइफ, आई एम लिविंग विद डायबिटीज़, आई एम डायबिटीज। डूइंग वेल विद डायबिटीज़। ये स्टेटमेंट पेशेंट का होना चाहिए, डॉक्टर का भी होना चाहिए। और उसको दुनिया भर का जो टेस्ट वेस्ट कराना हो कराइए, आप जटिलताओं को देखिए, लेकिन उसको जो है निगेटिव वाला पिक्चर, जो खतरनाक पिक्चर, वो हमेशा से मत दिखाओ, क्योंकि वो तब होता है जब चीज़ें नियंत्रित नहीं होती। पेशेंट का काम है उसको कंट्रोल करना, और उसकी गुणवत्ता में फ़ायदा हो, जटिलताएं ना हो तो कुछ नहीं। सर आज की कॉन्वर्सेशन से ना मुझे एक बात क्लियर हो गई, नेटफ्लिक्स कभी एंडोक्राइनोलॉजी पे अगर कोई सीरीज़ बनाएगा ना तो आपके बिना अधूरी है। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चाहूँगी ये पूरी जो बातें, जो भी कॉन्वर्सेशन आज हमने किया, हार्मोन्स, थायराइड, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इन सारे टॉपिक्स का एक सम अप समरी टेक अवे आप क्या देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा कि ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज हैं, और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके ठीक करना है। तो अब उसमें कैसा है कि एक तो ये हो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट मोस्ट पार्ट है, फोर मोस्ट है, वो ये है, टॉप में है कि एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, लगातार एजुकेशन जो है, एजुकेशन हर फील्ड में, थायराइड की फील्ड में नॉलेज गिव्स एम्पावरमेंट। और जब नॉलेजेबल हो जाते हैं तो अपने आप जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अपन को जब चीज़ों के बारे में पता चल गया कि ये बीमारी ऐसी है, इसका इतना कॉम्प्लिकेशन होता है, क्यों होती, कैसे हो गई, तो अपन जब उसकी कारण को जान जाते हैं, फिर उसके निवारण को भी ढूंढने लगते हैं। अगर वो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है तो उसको भी मैनेज करते हैं। तो जो मैंने एक सेंटेंस दिया वो तीनों में लागू होता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड में। पर्सन विद डिजीज़, लाइफ स्टाइल डिजीज, हु नोज मोस्ट लिव्स लॉन्गेस्ट। क्योंकि सबसे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई खतरा तो नहीं है, पहला सवाल ही पूछते हैं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी, जीवन के वर्ष अच्छे रहेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज़ में, है ना। दूसरा ये है कि लाइफ स्टाइल में ये है कि नो अबाउट योर सेल्फ, है ना, नो योर बॉडी, है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण, जो कि लोग करते नहीं हैं। मतलब अपने आप को, खुद को जानो पहले, बीमारी तो बाद में जानोगे। अपने आप को जानने का मतलब होता है कि आपका हाइट वेट कितना है, कितना बीएमआई है, जैसे ब्लड ग्रुप जानते हैं, अपने अपने शरीर को जानो, अपने शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको जानो, अपनी अवस्था को देखो। तीसरा ये है कि हेल्दी फूड हैबिट्स, मतलब जो है ऑल डिजीज़ में हेल्दी फूड हैबिट्स, और उसमें भी जो है आपको फूड लेवल और फूड पैकेजिंग का आइडिया होना चाहिए। जो है छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी चीज़ ऐसे कुछ भी मत खाओ, इम्पल्सिव ईटिंग नहीं होना चाहिए। कहीं भी मॉल में गए कुछ खा लिए, ये जरूर जानो कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट है, और किसका कितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। ये सब भी पेशेंट को जानना जरूरी है कुछ खाने से पहले। जैसे मैंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक है, उसमें इतनी शक्कर रहती है, जब लोगों को पता चलेगा तो लोग कभी नहीं पिएंगे, है ना। जो कि हमें 10 चम्मच शुगर पी जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को आज टाइम नहीं मिला, मैं दो कोल्ड ड्रिंक पी गया, मतलब 20 चम्मच शुगर। और लोग बोले हम तो कुछ आज कुछ खाया नहीं, 2 चम्मच 2 बॉटल शुगर पी गए। तो मतलब कितना आपने अत्याचार किया अपने शरीर के प्रति, इतनी शक्कर खा के, जो कभी नहीं खाते थे, आप सिर्फ रोटी खाते थे। तो ये जब अवेयरनेस होने लगेगी, लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत छोटा होता है, तो जब लोगों को ऐसा कॉन्शियसनेस हो जाएगी कि हम जो ले रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है, मतलब एक ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कैलोरी पता चले, लेकिन कितना इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कितना इसमें डेंजरस वाला कोलेस्ट्रॉल है, कितनी प्रोटीन है ना, इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, और आप एक्सरसाइज कितना करते हो, आप कितना सोते हो, ऐसा एनालिसिस करें। और कभी भी जो है ना पोर्शन साइज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे मैं आज सुबह से खाना नहीं खाया उदाहरण के लिए, लेकिन मेरे को भूख लगी तो मैं 3 समोसा खा गया, एक समोसे में 4 रोटी के बराबर कैलोरी होती, 12 रोटी खा गए, उसके बाद जो है कुछ नहीं, जो है एक कोल्ड ड्रिंक पिया, तो मैं क्या कुछ ज़्यादा खाया, ऐसा लोग बोलते हैं। अगर उसको बता दे कोई कि 12 रोटी खा लिए और 20 चम्मच शुगर ले लिए, तो उसको पता चल जाएगा। ये अवेयरनेस लोगों की है नहीं। कई बार लोग बोलते हैं आज तो मॉल जा रहे हैं, आज तो वहीं खा लेंगे डिनर। चीट डे कर हाँ लेंगे। हाँ ऐसा। तो लेकिन चीट डे भी कैसा हुआ, मतलब एकदम एक्सेप्शनल हो गया ना। मतलब जो है एक्सरसाइज करते थे नहीं करते, तो पहला तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फूड की कैलोरिक वैल्यू, उसकी जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, और उसका टाइमिंग खाने का,
आपका एक्सरसाइज का लेवल, आप कितना सोते हैं, है ना, आपको कोई और बैड हैबिट्स तो नहीं है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको भी कई लोग जो है अपने फेवर के लिए पॉजिटिवली करते हैं कि मैं बहुत कम लेता हूँ या नहीं लेता, कभी कभी लेता हूँ। तो मतलब जो है सारी चीज़ें जो है आप खुद एनालिसिस करो जो है, क्योंकि कई बार लोग जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अपने बारे में, जैसे कि मैं ऐसा नहीं होता, लेकिन जो है रिपोर्ट आपकी सारी कहानी बोलती है। हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, लीवर में पता चल जाएगा, तो अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो डॉक्टर को और इधर रिपोर्ट कुछ और आ रही तो वो मिसमैच हो जाता है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होगा। तो यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एक मैसेज ये भी है। ओके। You should be honest regarding your body, you should be honest about your exercise, about diet, you should be honest to your husband or wife, you should be honest to your children, and you should be honest to the society, because you are part of the society. और दूसरा ये है कि जब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ऐसा करने से क्या क्या नुकसान होता है, एक इकोनॉमिक लॉस भी होता है, वर्क डेज लॉस होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, बीमारी हो गई तो उसको वर्क नहीं जा पाया तो उतना अपसेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं कि ये बीमारी आपको कितना जो है किस किस तरह से जो है कॉम्प्लिकेशन के अलावा जो है डैमेज कर रही है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल, है ना। तो वो सब चीज़ें तो स्ट्रेस डालेंगी ना आपको, जब आपका जॉब लूज़ होगा। तो इसलिए जो है अपन सब चीज़ें समझते हैं तो वो डेफिनेटली जो है डिप्रेशन नहीं आता। और जिस दिन जो है एक्सरसाइज शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेरा यही है कि वॉक मोर एंड ईट लेस, ज़्यादा से ज़्यादा चलो जो है, एंड वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, मतलब फॉर एनी एज, फॉर एनी बडी, अनलेस द पेशेंट इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। उसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज करिए और ओपन एक्सरसाइज करना चाहिए, डोंट गो टू जिम, मेरा ये सोचना है, बिकॉज देर आर मेनी पीपुल दे आर स्टैंडिंग विथ यू, है ना। और बहुत सारा ये है, ऑलवेज यू शुड टेक द फ्रेश एयर, एंड टाइमिंग अच्छा होना चाहिए, मॉर्निंग आवर्स में होना चाहिए, आपकी नींद की बात होना चाहिए, कभी भी 9 बजे नहीं होना चाहिए। टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज और ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक है, एनोरोबिक है, सब अपने आप जो है उसको एनालिसिस करके यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर डूइंग, इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, तो तभी आदमी सक्सेस होगा। एंड यू शुड मेक ए चार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। लास्ट में मैं डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिससे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगेगा। मैं, लोग पूछते हैं भाई डायबिटीज़ में एक ऐसा मूल मंत्र बता दो, ओबेसिटी में तो खैर सब चल रहा है बहुत सारा, तो मैं बोलता हूँ कि ABCD और E, जिसका ठीक होगा उसकी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। तो A का मतलब होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, 3 महीने की शुगर। B का होता है ब्लड प्रेशर। C का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल। D का होता है डाइट। और E का होता है एक्सरसाइज। डायबिटीज़ का पेशेंट की 5 चीज़ें अगर सब रही तो पाँचों में नंबर मिल गए तो 100% लाइफ अच्छी है और वो सक्सेस है। मतलब इसमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ है तो उसको ठीक करो, जैसे अपन अपने सब्जेक्ट ठीक करते हैं वैसे ABCD ठीक है कि नहीं। मैं पेशेंट को चार्ट देता हूँ, बोलता हूँ बताओ B कैसा है, मतलब ब्लड प्रेशर कैसा है। तो पेशेंट को ये चीज़ पता है कि उसको देखना क्या है, पेशेंट को मालूम होना चाहिए नहीं कौन सा टेस्ट कराना है, क्या देखना है। तो हम पेशेंट को चेक लिस्ट देते हैं कि जब आप आओ तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपको साल भर हो गए तो आँख की जाँच कराना है, 6 महीने में किडनी की जाँच कराना है, 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराना है। ये मतलब पेशेंट को डेट दी जाती है और पेशेंट को खुद मालूम होना चाहिए कि मेरा टाइम हो गया, मैंने क्यों जाँच नहीं कराई। जब वो ये सब चीज़ करेगा तो जैसे अपन बच्चों को देखते हैं ना मार्कशीट कि यूनिट टेस्ट में कितने आए, 3 महीने में क्या आया, तो वैसे ही जो है मैं बोलता हूँ अपना चार्ट दिखाओ, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ डायबिटीज़ का। मैं शुगर खाली नहीं देखता हूँ, शुगर आपका कितना भी अच्छा हो, मेरे को बाकी चीज़ चाहिए। तो मैं बोलता हूँ इसमें आप फेल हो गए, इसमें पास हो गए, ऐसे पेशेंट को मतलब मोटिवेट करता हूँ। तो इसके इतने नंबर आए, ऐसा मतलब दिस इज़ हाउ आई काउंसिल माई पेशेंट, कि मैं बोला अपना चार्ट दिखाओ आप। पेशेंट, मैंने एक डायरी दी पेशेंट को, जो है दिखाओ आप इसमें क्यों नहीं किए, एक्सरसाइज कितना किए उस पर लिखो, डाइट कितना किए, चीटिंग कितना किए। तो मतलब पेशेंट शुड बी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड बी इन्वॉल्व। मतलब पेशेंट को जब तक आप ऐसा नहीं बनाएंगे कि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, वो डायबिटीज़ को एक बीमारी समझेगा नहीं, क्योंकि उसका सब कुछ ठीक है तो क्यों होगा उसको कुछ, वो इन उन चीज़ों में क्यों जाए कि किसी को 50 साल में हार्ट अटैक हो गया था, ऐसे तो बहुत लोग हैं। तो ये चीज़ें एम्पावर करती हैं। और ओबेसिटी में भी जो है, जैसे जो फिगर आ गए हैं, आप देखो अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखो, इंची टेप लेके देखो, और घेरा देखो, अपना वेस्ट हिप रेशियो देखो। और बहुत सिंपल फार्मूला बताया मैंने कि हाइट वेट देख लो। उसमें जो है अगर कोई बोले कि पता नहीं मेरा समझ में नहीं आ रहा, कि हाइट देखने का इंस्ट्रूमेंट हर जगह रहता है। अगर 180 सेंटीमीटर हाइट है, वजन 110 किलो, तो 30 किलो ज़्यादा है, एक पता चल गया ना, मोटापे में आ गए। तो देखो फिर आप समझ जाओ कि क्या क्यों आ रहा है, फिर उसका टेस्ट हो। तो मतलब जो है
पेशेंट जैसे फिर ये बोलेगा कि आई एम लिविंग विथ ओबिसिटी, नाउ आई हैव गॉट विक्ट्री ओवर ओबिसिटी, डायबिटीज़ भी जीत गए, ओबिसिटी भी जीत गए, क्योंकि हार्मोन सब नॉर्मल हो गए, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ नॉर्मल होगी, जो है वो आपका पास्ट हो गया, ये आपका प्रेजेंट है, और प्रेजेंट जैसा रहेगा वैसे फ्यूचर बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो है इनकरेजिंग वर्ड्स रहते हैं, और कुछ कुछ स्लोगन भी रहते हैं जो हम लोग बोलते हैं। जैसे मोटापे के लिए बोलते हैं, जब शरीर होगा मटका तो हृदय को लगेगा झटका, है ना, ये चीज़ें मतलब बताते हैं लोगों को, मटका जैसा शरीर रहेगा, है ना। तो जो है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, जैसे कि ये आदमी फिट था, ऐसा करता है। और मैं तो अपने वीडियो भी देता हूँ पेशेंट को स्विमिंग के, मतलब जो है जस्ट टू मोटिवेट देम, बिकॉज आई हैव मेनी वीडियोज़ ऑफ माई सेल्फ, मतलब जो है रादर देन गिविंग एग्जाम्पल ऑफ एनी बडी। तो लोग पूछते भी हैं मेरे से, तो इट्स ऑल मोटिवेशन। और दूसरा जो सीडेंट्रीनिज्म है उसको कम करना चाहिए, सीडेंट्री वर्कर होते हैं हम लोग, स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए फॉर ऑल डिजीजेज, और बिहेवियर भी चेंज करना चाहिए। जब ये सब चीज़ें रहती तो बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिटनेस बढ़ जाती है, एंड यू आर बबलिंग एंड फ्लडेड विद कॉन्फिडेंस। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द हाउ यू डू एंड हाउ डू you recognize your body. That is my message. Okay. Thank you so much, sir.